हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, मीन्स प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो जब जिस प्लेट से हम ढकते हैं ना, तो वो क्या होता है, पहले वेपर में होता है, जैसे ही वो ठंडा होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इट चेंज्ड इनटू लिक्विड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर वेपर या कह सकते हैं स्टीम जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ change in pressure or temperature. Next question is, in the water cycle, snow and ice get directly converted into vapor. This process is called. जब भी कभी भी है ना, जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस अगर वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स इसमें कौन सा स्टेट जो है वो स्किप हो गया, लिक्विड स्टेट। यहाँ पे लिक्विड नहीं बनता। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में जाने के प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। जब कभी भी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं बिना उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए हुए, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इन वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। जब भी जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, तो जैसे कि हम देखते हैं बारिश होता है, ठीक है, तो वो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट होता है। बट क्या होता है, जब वाटर साइकिल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डायरेक्टली जो सॉलिड है, मीन्स जो ग्लेशियर्स हैं या फिर आइस है, उससे डायरेक्टली जो है वो वाटर वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज़ कॉल्ड। तो जब भी कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वेपराइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन। जब कभी भी कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू वेपराइजेशन एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ हीट गिवन टू द फ्लूइड इज़ इंक्रीज्ड द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस वेपराइज करता है, ठीक है, तो जिस फ्लूइड से वो वेपर बन रहा है ना, तो फ्लूइड का तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो वेपर है उसकी जो है वो ज़्यादा होगी, है ना, उसमें क्योंकि लेटेंट हीट भी होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा ना कि मतलब अगर गर्म पानी है तो उसमें अगर हाथ लगाए तो कोई बात नहीं, मतलब बात है, बट ज़्यादा नहीं वो होगा, ठीक है, जितना अगर हम उतने ही टेम्परेचर का अगर हम स्टीम में अगर लग जाए तो वो ज़्यादा मतलब हर्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन वन सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो किस प्रोसेस से हम किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट में भी हेट्रोजीनियस, बट वो मिक्सचर में होता है, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, होमोजेनियस का कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो भी पार्टिकल्स डिज़ोल्व हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर में चीनी या फिर वाटर में अगर सॉल्ट अगर डिज़ोल्व है, ठीक है, तो हम सॉल्ट और ये वाटर के पार्टिकल्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस ही होते हैं। जैसे कि मिल्क इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क में क्या क्या कंपोनेंट है वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब देखिए सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये होगा सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी किसी भी सॉल्यूशन में जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू शुगर, तो यहाँ पे शुगर जो होगा वो होगा सॉल्यूट। ठीक है, शुगर जो होगा वो होगा सॉल्यूट और वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अलॉय होते हैं जो ना अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कौन सा सॉल्वेंट होगा कौन सा सॉल्यूट होगा, बट हमें ध्यान ये रखना है कि जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी डेट विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि किस प्रोसेस से हम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन वन सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सेपरेट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो वो होगा एवोपोरेशन। ठीक है, एवोपोरेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो भी सॉल्यूट या फिर अगर हम वाटर और शुगर की बात करें सॉल्यूशन के बारे में, तो इसमें जो है वाटर एवोपोरेट हो जाएगा और शुगर बच जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। अब एवोपोरेशन होता है क्या, इसके टेक्निकल डेफिनेशन को समझे तो एवोपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस का जो है स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में, तो इसको क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। डिजॉल्व सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय एवोपोरेशन। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो भी उसमें सॉल्यूट होंगे मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जो भी सॉल्वेंट होगा वो वेपोराइज हो जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो व्हेन अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज बॉइल्ड अंटिल ऑल द वाटर इज एवोपोरेटेड एंड एट द एंड सॉल्ट वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, देयर वी आर एबल टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अपने अगर गलती से पानी में शुगर डालने की जगह अपने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, और हमें सेपरेट करना है, क्योंकि पानी अगर मान लेते हैं कि मतलब जो सॉल्ट है ये वो मतलब उतना ही है, फिक्स क्वांटिटी है उसकी, तो हमें क्या करना है, सिंपली गैस जलाना है, उस पर जो सॉल्यूशन है वाटर और सॉल्ट का उसको गैस पर रखना है। नेक्स्ट वो क्या होगा, जो वाटर है वो सारा वेपोराइज हो जाएगा और बचेगा क्या, सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमल्सन इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। तो इमल्सन जो है वो क्या है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंसन भी होता है, तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट है ना कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, ठीक है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे वो अलग सॉल्यूशन होगा, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे वो अलग सॉल्यूशन होगा, गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो इमल्सन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो जब भी इमल्सन में क्या होगा, वहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी जो होगा दोनों लिक्विड होगा। ठीक है, तो कोलाइड इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. In this the dispersed particles range in size 10⁻⁵ सेंटीमीटर to 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो कोलाइड क्या है, कोलाइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, इसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में एक अलग ही सिनेरियो है, ठीक है, बस इसका थोड़ा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम जो है थोड़ा वो फैंसी है, ठीक है। तो सॉल्यूट को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और जो सॉल्वेंट है अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सॉल्यूट को ही हम क्या कहेंगे इसमें, अगर कोलाइड के केस में डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना, और सॉल्वेंट को बोला जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट है कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances in which the dispersed particles range in size 10⁻⁵ सेंटीमीटर to 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और जो सॉल्यूट का जो साइज होता है ना कोलाइडल सॉल्यूशन में वो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, दिस पार्टिकल कैन पास थ्रू द सीवियर सीट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूशन के, वो हम उसे या कोलाइडल सॉल्यूशन के वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें एक सीव शीट चाहिए, उससे हम उसका पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द फैट ऑफ मिल्क डिजॉल्व एज एन एक्वा सॉल्यूशन, हैंस मिल्क इज एन इमल्सन। मिल्क भी क्या एक तरीके से एक इमल्सन है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूट कंसर्न। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है उसमें से ट्रू नहीं है अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्यूट को ध्यान में रखें तो। The particles of a solute settle down at the bottom when the solution is kept undisturbed। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर में अगर हमने शुगर मिक्स करा है, ठीक है, अच्छे से उसको स्टेर करके हमने पूरा मिक्स कर दिया, मीन्स मतलब वो पूरा सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम अगर उसको रख देंगे कुछ देर के बाद तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो पार्टिकल्स जो हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो सॉल्यूशन है मीन्स अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है तो
वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो स्कैटर करेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है या नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो हम ये मानेंगे कि ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो होगा वो सही होगा। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आइज। अनएडेड आइज का मतलब हुआ कि नेकेड आई से। तो हम अगर हमने मिक्स कर दिया है वाटर में शुगर को, तो हम उसके शुगर के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो उसको हम एक नॉर्मल और परफेक्ट सॉल्यूशन मानेंगे और वो हमेशा होमोजेनियस होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर है, सही है। इसमें गलत कौन सा हो गया, ये है ना, हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट, अ कंपोजिट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर हम एक परफेक्ट जो मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो सब्सटेंस जो कि किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिस मिक्सचर में वो डिजॉल्व करता है, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, इट्स पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का जो साइज होगा, जो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज होगा वो बहुत छोटा होता है, मीन्स 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। 1 नैनोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर होगा। इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। तो जो भी पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, वी कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई। ठीक है, विथ नेकेड आई दैट नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा कौन सा सॉल्यूशन, अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो परफेक्ट सॉल्यूशन है तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो क्या चीज़ जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का। ठीक है, वो होता है सॉल्यूशन। अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो डेट विल बी श्योरली सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जब भी कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखिए आप एयर में काफ़ी सारे गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, बट वी कैन नॉट मतलब आइडेंटिफाई कि कौन सा गैस के पार्टिकल कौन से हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ये जो परफेक्ट सॉल्यूशन है गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन वो भी सॉलिड में। ठीक है, ये कौन सा होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चीज़ है। ठीक है, चीज़ जो है ये लिक्विड जो होता है, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में एक लिक्विड का एक परफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ 2 फेजेस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, और हम चाहे तो उसको नेकेड आई से देख भी सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। सॉलिड सॉल्यूशन के केस में जिसको सॉलिड बोलते हैं उसका ही फैंसी नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को ही क्या कहते हैं अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो डिस्पर्शन मीडियम। द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। और जो सब्सटेंस कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड फेज के पार्टिकल्स को जो स्कैटर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स, जिसमें वो पार्टिकल्स स्कैटर्ड है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। ठीक है, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड इज मिक्स्ड विद डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, अ न्यू टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज जेल। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने अलग अलग अगर मिक्सचर है, अलग अलग डिस्पर्स्ड मीडियम, अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज है, मीन्स अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्यूशन का नाम भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर डिस्पर्स्ड फेज मीन्स सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्यूशन जो है मतलब मीडियम जो है, डिस्पर्शन मीडियम जो है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो ये इस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, जेल कहेंगे। इसके एग्जांपल हैं फ्रूट जेली, चीज़, बटर। ठीक है, क्या बटर में क्या होता है, एग्जांपल देते हैं। बटर में क्या होता है, यहाँ सॉलिड चीज़ ज़्यादा होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन, किस चीज़ को हम एक सॉल्यूशन की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ये है हमारा सी वाटर, ठीक है। क्योंकि सी वाटर में जो है मतलब हम उसको ऐसा नहीं बता सकते कि ये सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इन रिलेटिव अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। सी वाटर इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक तो होगा होमोजेनियस, दूसरा क्या होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ करेक्ट, तो कौन सा फार्मूला जो करेक्ट है इसमें, ठीक है। ये अपनी क्लास 11th की NCERT में था ये चीज़ें, ठीक है। अपने पढ़ी हुई केमिस्ट्री में क्लास 11th में अलग अलग टर्म्स होते हैं, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन बताने के लिए, सॉल्यूट की, ठीक है। ऐसे कि हम बोलते हैं ना 1m HCl 1m H2SO4, ठीक है। तो इसको बताने का अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। पहला है मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ लीटर इन मिलीलीटर, नहीं ये गलत है, ठीक है। नीचे जो होगा ना वो लीटर में होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये सही है ना। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी जो होगा वो का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आ सकता है ना, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है ये, कि अगर आपको निकालना है मोलारिटी, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो मान लेते हैं वो 2 है, ठीक है, 2 मोल्स, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो कितना है 1 लीटर है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स 2 और वॉल्यूम कितना है 1, तो 2m हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, 2m, कैपिटल M है तो मोलारिटी है, ठीक है। एक और टर्म होता है वो होता है मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो मोलारिटी इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं किसी सॉल्यूशन में, मतलब एक यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी कहेंगे, ठीक है। तो मोलारिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय m। मोलारिटी को और हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से। ऐसा यूनिट ऑफ मोलारिटी इज़ मोल पर लीटर, इसका ऐसा ही सिंबल क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका पहला सब टॉपिक है एटम एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट। तो हमने जब डाल्टन थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले उसमें हमने क्या देखा था कि जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, क्योंकि वो केमिस्ट्री का काफ़ी कह सकते हैं डेवलपिंग फेज़ था, तो उस टाइम में ऐसा माना गया कि डाल्टन के अकॉर्डिंग कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, ठीक है। बट बाद में अलग अलग साइंटिस्ट है जे थॉमसन वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि हम एटम को भी अलग फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ये सब बहुत सारे होते हैं, बट हमें 3 जो है वो फंडामेंटल है जिसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। तो ये कभी कभी क्या करता है, वैसे इससे ईयर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1897 में। इसको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो एक बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 AD। ही ऑल्सो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर दिस डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी मतलब सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897। तो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो किसने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में, तो इसलिए किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। हु डिस्कवर्ड अ न्यूट्रॉन इन 1932 वाइल वर्किंग एट कैवेंडिश लेबोरेटरी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1932 में किसने की, जब वो कैवेंडिश लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तो वो थे जेम्स चैडविक, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी वो 1932 में हुई थी, ठीक है। ये किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 में, जब वो काम कर रहे थे कैवेंडिश लेबोरेटरी में। ये याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस इसका ईयर याद करना जरूरी है कि 1932 में किया था, ठीक है। एन एटम हैज़ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। मैंने पहले बताया कि किसी भी एटम के जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन इज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट्स मास इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है।
इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का दैट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का बट हम इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो जैसे कि नाम से ही इसका नाम है न्यूट्रॉन है, इसका ये जो चार्ज होता है ना, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, इस पर ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ को किसने बताया, ये थे जेम्स चैडविक। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में उसको चेंज करके पूछा जाता है। ठीक है। न्यूट्रॉन इज़ डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने 1932 में। When the alpha particles at a rapid rate is bombarded on beryllium by the neutral particles of the atom, there are emission called neutrons. These particles are electric and not displayed in the magnetic field. तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स चैडविक ने। एक उसने बेरिलियम का सीड लिया, ठीक है, बेरिलियम का एक पतला सा सीड लिया। उसमें बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पर जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उससे उस पर इसमें क्या क्या स्ट्राइक कराए, ठीक है। उसके स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ, वहाँ से कुछ पार्टिकल्स का इमिशन हुआ और वो पार्टिकल्स कैसे थे, न्यूट्रल थे। ठीक है, इसी का नाम पड़ा न्यूट्रॉन। ठीक है। दिस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिक एंड नॉट डिस्प्लेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूट्रॉन जो है पार्टिकल ना, वो इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम नहीं देख सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या फॉल्स है, ठीक है। तो दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। तो अल्फा पार्टिकल के जो आयोनाइजेशन पावर है ये ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए हीलियम जो है, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं किसको है, जब हीलियम पे डबल चार्ज होता है उसको कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। और क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आयोनाइजेशन पावर जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तो 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और सबसे अधिक जो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो होती है गामा पार्टिकल्स की। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर का अगर हम ऑर्डर लिखें तो वैसा होगा, गामा, देन बीटा एंड देन अल्फ़ा। ठीक है। तो इस वजह से पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो अल्फ़ा का ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका जो गामा पार्टिकल्स का जो होता है पेनिट्रेटिंग पावर वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है बी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। और हीलियम +2 पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी स्पीड में मूव करते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अल्फा पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी। ठीक है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। बिल्कुल सही है, ये जो मैंने बताया ना कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम पे अगर +2 चार्ज है तो वो डेट इज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस ही है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर मेनली हीलियम न्यूक्लियाई। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, पहले तो जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर वो पार्टिकल न्यूट्रल है तो। ठीक है। लेकिन जब भी वो चार्ज एक्वायर करता है अपने ऊपर, ठीक है, तो ये हीलियम +2 चार्ज आया कैसे, इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने लूज़ करा। ठीक है। लूज़ करने के बाद क्या हुआ, इस पर +2 चार्ज आया, इसके पास अब क्या बचा है, बस प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है। इसकी टोटल जो मास होती है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का भी तो कुछ मास है। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको आगे और भी। नेक्स्ट है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई ही अल्फ़ा पार्टिकल्स है, तो जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर मेनली हीलियम न्यूक्लियाई। दे आर फाउंड बाय 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल में। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने तो ये तो देख लिया कि किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंदर कौन है, बाहर कौन है। ठीक है, अगर हम समझते हैं अगर ये एटम है तो ये इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में बस 2 ही पार्टिकल होते हैं, वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों साइड ऑर्बिट करता है। ठीक है, एक ऑर्बिटल पाथ में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूविंग पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता बल्कि ये बाहर रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन से 2 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट रिमेन इन फ्री स्टेट। तो एटम जो है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हमेशा पहले एटम में कन्वर्ट होगा, देन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है,
क्योंकि एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, सर्कुलर न्यूक्लियाई के सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ डैश इज सेम। हमने पहले देख लिया कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज़ फाउंड इन द कोर ऑफ एटम विथ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि कहाँ पे होता है, एटम के कोर में होता है, न्यूट्रॉन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जो मास है वो है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 टाइम्स है। द मास ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। जो दोनों का जो मास है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्टली कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं। द प्रोटॉन यूनिट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज वाइल न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड किस मोशन में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन में मूव करते हैं हमारे एटम्स के चारों साइड, ठीक है, पूरा सराउंडिंग में। द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, रदरफोर्ड एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज लाइक अ सोलर सिस्टम। तो अगर हम एक एटम को अगर हमें समझना है तो हम इसको आराम से सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम में क्या होता है, मतलब बीच में सन होता है, बाकी सारी जो लाइक प्लैनेट्स हैं वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी है, बीच में यहाँ पे बस क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पे बीच में होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में, उसके चारों साइड क्या रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में, KLM ऐसे करके ऑर्बिट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, रदरफोर्ड एक्सप्लेन दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम लाइक बिहेव करते हैं जैसे कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। दिस सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। और जो दिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स या फिर अगर हम देखें सोलर सिस्टम के केस में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं विद द ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन नॉट चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटॉन के लिए चेंज नहीं होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मतलब वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो कभी भी प्रोटॉन की जो है वो स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, स्पीड। स्पीड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन इज परमानेंट पार्टिकल फाउंड इन द एटॉमिक न्यूक्लियस विच हैज अ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन जो है एक परमानेंट पार्टिकल है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसकी जो चार्ज होती है वो होती है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है, ये याद रख सकते हैं आप। Proton when moving in a magnetic field, it is noteworthy that proton was discovered by Goldstein, but this particle was named by Rutherford. तो ये जो है मतलब जब भी प्रोटॉन रिवॉल्व करेगा या फिर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने फिक्स में बताया था कि ना कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसके पास स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज तो नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो सकता है ड्यू टू चार्ज। अब प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, बट इसका जो नामकरण है, ठीक है, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज। इसमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। अगर हम देखिए अल्फा पार्टिकल तो ये क्या होता है, He2+, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। हीलियम न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉम्पसन, ये हमने पहले पढ़ लिया 1897 में, और ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके चार्ज कितना होता है
1.6 into 10 power minus 19 coulomb. It is negatively charged particle while alpha particle proton and helium nuclei are positively charged particle. Which of the following particles were made to fall on a thin gold foil by Ernst Rutherford? अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया जबकि इतना डीप में पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब भी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, तो जब उसने एक गोल्ड फॉयल लिया था, गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की एक सीट ली थी, ठीक है, बहुत ही थिन सीट ली थी, तो उसमें उसने स्ट्राइक कराने के लिए इस सीट में कौन से रे मतलब लाइट का यूज़ करा था, तो उसने करा था अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड स्मैश्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स विद अ थिन गोल्ड फॉयल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ एटम। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या लिया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स के को लिया था और उसने स्ट्राइक कराया था गोल्ड फॉयल में, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने बताया कि एटम का क्या मॉडल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी एटम के पास अगर उसको हमें कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करना था, हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो है एटॉमिक नंबर, दूसरा है एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डेट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर पार्टिकल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये अब समझ गए एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिस्प्लेस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये वो बताएगा ना कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इन अदर वर्ड ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एन एटॉमिक नंबर इंडिकेटिंग हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इन इट्स न्यूक्लियस। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है जो कि शो करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल है वो क्या होता है। अब ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट या एंटी पार्टिकल है वो प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, E+, ये इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है, जो इसका एंटी पार्टिकल है। द positron is the anti-particle of an electron. The positron has the same mass as the electron but has opposite charge. तो positron जो है वो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, और पोजिट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है। और इलेक्ट्रॉन का मास हम ऑलमोस्ट 0 मानते हैं, ठीक है, लेकिन चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ लिथियम न्यूक्लियस इज। तो किसी भी लिथियम न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इजीली पता होगा कि प्रोटॉन का क्या नंबर है इसमें। तो एटलीस्ट आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स। तो लिथियम का क्या होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो लिथियम जो है ये एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट मतलब हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट रखा है, ठीक है। इधर जो होता है ना ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है, बीच में क्या होता है इधर होता है डी ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इधर पी ब्लॉक होता है, ठीक है। मीन्स ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो होगा ना हमारे पास, वेट अ सेकेंड, देखिए इधर होगा एस ब्लॉक, इधर होगा डी, इधर होगा हमारे पास पी ब्लॉक, नीचे होंगे एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक में हमने इसका बांट रखा है पीरियोडिक टेबल को। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली 1/- टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कितने टाइम्स होता है, तो वो होता है 1/1837 टाइम्स, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा ना वो होता है नियरली, अगर हम 1/1837 कर दें प्रोटॉन के मास से। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट इन दोज ऑफ। न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। किस में नहीं होता है मैं ये बताना है, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में भी होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन में बस एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और ये कार्बन में भी नहीं होता, मीन्स कार्बन में होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास ही है, ठीक है। इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन इज एब्सेंट इन द न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है बस, न्यूट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैथोड रेज आर अ रे ऑफ।
कैथोड रेज जो है वो कैसी रे हैं, तो कैथोड रेज जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो रेज होती है उसको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मूव फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड टू एनोड इलेक्ट्रोड इन अ डिस्चार्जिंग ट्यूब। Hence, cathode rays are the group of highly moving negative particles and these negative particles are electrons। तो कैथोड रेज जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो कि एक कैथोड इलेक्ट्रोड में मूव कर डिस्चार्जिंग ट्यूब में मूव करती है कैथोड से लेके एनोड की तरफ, ठीक है। और ये एक बहुत ही स्पीड से मूव करती है नेगेटिव पार्टिकल्स है, मूविंग नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और इस नेगेटिव पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन सा है इसमें, ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो यही क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर कंपोजिट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली बाउंड टुगेदर। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, एक कंपोजिट पार्टिकल है जिसमें कि क्या होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। दे आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ड्यूरिंग अ फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, ये हम पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी एक अलग ही चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रिलीज होंगे। इट इज़ आइडेंटिकल टू अ हीलियम न्यूक्लियस दैट हैज़ अ मास नंबर ऑफ 4 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ +2। तो हीलियम न्यूक्लियस जो है ना, इसका मास कितना होता है 4 होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो कितना होता है वो +2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज फाउंड इन ऑल एटम्स। तो स्टेबल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और वो स्टेबल भी है, तो वो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल भी है लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज है। और फोटोन कैसा है, फोटोन और प्रोटोन में कन्फ्यूज नहीं करना है। फोटोन क्या होता है, ये जो हमारी लाइट है ना, लाइट रेज, वो किसके पैकेट्स में होती है, फोटोन के पैकेट्स में, ठीक है। मीन्स हमारी जो लाइट रेज हैं वो किसकी बनी होती है, फोटोन्स की, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल है, ठीक है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन ऑल एटम्स आर स्टेबल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका चार्ज कितना होता है -1, और इसका जो मास होगा वो कितना होता है 0। इसका जो मास देखिए एग्जैक्ट वैल्यू में, तो वो कितना होता है 9.1095 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने। नेक्स्ट पार्टिकल है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास क्या है, एक प्रोटॉन होता है बस, उसमें ऐसे इसको यहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ पे इसको H क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी बस एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका जो इसको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉम्सन ने, ठीक है, ये तो पता चलेगा, ठीक है। अब प्रोटॉन को हमने 1H1 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन में क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। प्रोटॉन में मीन्स हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इसलिए इसको 1H1 के फॉर्म में लिख देते हैं। और इसका मास क्या होता है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, लेकिन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो 0 होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो मास होता है ना वो 1 होता है, सेम एज प्रोटॉन, ठीक है। इसकी जो मास है वो कितनी है, वैल्यू देखिए एग्जैक्ट तो है 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको किसने इन्वेंट करा था, वो थे चैडविक, जेम्स चैडविक। एक्चुअली इन्वेंटर नहीं, ये होना चाहिए डिस्कवरर, ठीक है। अब इन्वेंटर डिस्कवरर में क्या डिफरेंस है, इन्वेंट करना मतलब वो चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी उसको ढूंढा, बट एटम्स में तो पहले थे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो पहले से एग्जिस्ट करते थे बट हमें पता नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वर्डिंग सही है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ये क्या था, जे थॉम्सन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉम्सन ने 1897 में। अब एसएससी में ये भी ट्रेंड चला है ना कि वो साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो ब्रिटिश थे, ठीक है। जे थॉम्सन कहते ब्रिटिश थे। इन्होंने डिस्कवर कब किया, 1897 में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक रिस्पेक्टिवली। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। जब भी प्रोटॉन की डिस्कवरी में दोनों का नाम आता है, रदरफोर्ड का भी और गोल्डस्टीन का भी, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, गोल्डस्टीन को, ठीक है। लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन लिथियम न्यूक्लियस। तो
तो लिथियम न्यूक्लियस में कितने जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं। तो हमने अभी बताया था कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। तो जो भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उससे में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लिथियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3, सो इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में इसलिए क्या होता है, 3 प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्वांटम नंबर्स, ठीक।